Menstruation. Every organism has 4 phases in his life: juvenile, reproductive, senescence and death. रिप्रोडक्टिव फेज़ के समय बॉडी के अंदर बहुत सारी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। फीमेल बॉडी में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है जब गर्ल प्यूबर्टी एज एंटर करती है और तब इसे मिनार्च कहते हैं जब फर्स्ट साइकिल होती है, और जब लास्ट साइकिल होती है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं और उस समय फीमेल की एज लगभग 45 to 50 के बीच में होती है। Phases of menstrual cycle. There are 4 phases: follicular phase, ovulatory phase, luteal phase and menstrual phase. During this, many changes occur in the ovary, uterus and hormones. Let's study them one by one. तो पहले हम देखते हैं कि बेसिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं इन द ओवरी एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे उनको हम सबसे पहले देखते हैं। तो अगर आपको पता हो, आपने पहले पढ़ा हुआ हो, नहीं तो आप इससे प्रीवियस वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसमें हमने ओवरी को डिटेल में पढ़ा है। तो हमने पढ़ा कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, जो बेसिकली ओव्यूम प्रोड्यूस करते हैं, वो फॉलिकल्स जो हैं वो बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। एक बार जल्दी से हम उसको क्विकली रिव्यू करते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, देन अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल, देन मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल जिसको हम ग्राफिन फॉलिकल भी कहते हैं, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, देन कॉर्पस एल्बिकन। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे ओवरी के अंदर जो oocyte जिससे गुजर रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज है जिसको हमने कहा फॉलिकुलर फेज़, फॉलिकुलर फेज़ कहाँ से कहाँ तक है? तो फॉलिकुलर फेज़ में कहाँ से आएगा? प्रीमॉर्डियल से लेकर और ग्राफियन फॉलिकल तक। इसका मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल या प्रीमॉर्डियल फॉलिकल है वो जब कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं ग्रैनुलोसा की, बीच में एंट्रम भी प्रेजेंट है जिसके अंदर बहुत सारा फॉलिकुलर फ्लूइड है, या हम कह सकते हैं ओव्यूलेशन से पहले वाली स्टेजेस। ये सारी स्टेजेस हमारी आती हैं फॉलिकुलर फेज़ में। अब सेकेंडरी फेज़ है हमारी ओव्यूलेटरी फेज़। नाम से ही पता चल रहा है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का क्या मतलब है? जब सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है ओवरी से और पीछे छोड़ देता है वो अपने बाकी के जो लेयर हैं उनको, तब हम उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये जो फेज़ है ये कौन से डे पे आती है? ये 14th डे पे आती है। तो ओव्यूलेशन टेक प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दिस फेज़ इज़ नोन एज ओव्यूलेटरी फेज़। उसके बाद हम एंटर करते हैं थर्ड फेज़ पे जिसका नाम है ल्यूटियल फेज़। इसको सिक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम जो है जब प्रोड्यूस होता है कब? जब ओव्यूलेशन के बाद उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। अब जो बचा उसका बाकी पार्ट वो एक येलो कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जो लगातार प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है, उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये बहुत स्लोली डीजनरेट होता है, ये कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोगेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करने का, ताकि जब तक अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट इम्प्लांट होगा यूट्रस में उसके लिए यूट्रस तैयार हो जाए। जब एक बार वो वहाँ इम्प्लांट हो जाता है स्पेशल टिश्यूज़ में जिनका नाम है प्लेसेंटा, तो फिर प्लेसेंटा भी प्रोगेस्टेरोन हार्मोन आगे और फर्दर प्रिपेयर करते हैं। तो इसका मतलब प्रोगेस्टेरोन हार्मोन 2 जने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो प्रोड्यूस कर रहा है ये कॉर्पस ल्यूटियम, ऑर्गन नहीं हम कहेंगे बेसिकली पार्ट, और दूसरा क्या है? प्लेसेंटा टिश्यू। तो जो हमारी थर्ड स्टेज है ल्यूटियल फेज़, उसमें क्या हो रहा है? उसमें बेसिकली जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो जो है वो धीरे धीरे जो ग्राफिन फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल रहा है और वो स्लोली डीजनरेट कर रहा है। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या अब यूट्रस को आगे प्रेगनेंसी के लिए तैयार होने की ज़रूरत है? नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा? जो इनर लाइनिंग है उसको तो शेड होना ही है, लेकिन अब प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो तैयार कर रहा था उसको भी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये जल्दी से डीजनरेट हो जाएगा
और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रिपेयर करना बंद कर देगा। इसे हम कहते हैं, जब वो डीजनरेट होता है तो वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस एल्बिकन में। तो बेसिकली जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या कर रहा है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। कब तक? जब तक उसे ये चांस है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकन। तो जो थर्ड स्टेज थी हमारी ल्यूटियल फेज, उसमें ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम स्लोली। अब लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब जिसमें ब्लीडिंग होगी, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो करेगा। तो अभी हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो अंदर एंडोमेट्रियम की लेयर थी, जो लगातार ग्रो कर रही थी, मल्टीप्लाई कर रही थी, ब्लड वेसल्स जो लगातार बड़े हो रहे थे, एनलार्ज हो रहे थे, क्या, ताकि वो जो एम्ब्रियो है उसको फीड कर सकें, जाइगोट को फीड कर सकें, अब उस सब की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जैसे ही डाउन होगा ओवरी के अंदर, तो क्या होगा, जो यूट्रस है उसकी इनर लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम की, वो शेड हो जाएगी। हालांकि ये ओवरी के अंदर तो नहीं हो रहा है, तो इसके हम कह सकते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट हो जाएगा। ओवरी के अंदर तो यही होगा। तो फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं। जो फर्स्ट फेज़ है फॉलिकुलर फेज़, उसमें जो प्राइमरी फॉलिकल है दैट इज़ चेंजिंग इनटू ग्राफिन फॉलिकल। ओव्यूलेटरी फेज़ में ओव्यूलेशन हो रहा है। ल्यूटियल फेज में ग्राफिन फॉलिकल इज़ कन्वर्टिंग इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। मेंस्ट्रुअल फेज में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। ओके, now we will learn what are the different changes that happen in the uterus at the time of menstrual cycle। जब menstrual cycle होती है तो यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यूट्रस बीच में दिखाई दे रही है, ये कनेक्टेड है दोनों फेलोपियन ट्यूब से, और फेलोपियन ट्यूब क्या कैरी कर रहे हैं, ओव्यूम को कैरी करके लेके आ रहे हैं। आपको मालूम है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो सकता है, क्योंकि जो एग है या जो ओव्यूम है वो अपने आप मूव नहीं कर सकता, वो स्लोली अंदर वेव लाइक मोशन की वजह से जो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है स्लोली पुश होता है, और उसको लगभग 2 दिन लग जाते हैं यूट्रस तक पहुंचने में, और इतने ही लगभग उसकी लाइफ भी होती है। तो जब वो यूट्रस पहुंचेगा तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ स्पर्म्स के द्वारा तो वो ऑलरेडी डेड हो चुका होगा। इसका मतलब इन केस फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस देन द एग विल रीच हेयर डेड। एग यहाँ पे कैसे पहुँचेगा, वो डेड पहुँचेगा। तो अब हम ज़रा इसको पढ़ते हैं इन द डिफरेंट फेजेस, कि डिफरेंट फेजेस में यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ अभी हमने पढ़ा पीछे कि उसमें एक प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी या ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऐसा होगा इन द ओवरीज तो उस समय यूट्रस में क्या चेंज हो रहा होगा, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिकन होने लगेगी और लगभग 2 से 3 मिलीमीटर की हो जाएगी। ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज़ में ओव्यूलेशन हुआ, उसमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा यूट्रस के अंदर। जब ल्यूटियल फेज़ आएगी तो ये एंडोमेट्रियम और भी ज़्यादा, क्योंकि आपने पढ़ा कि कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बनता है इट स्टार्ट टू रिलीज़ प्रोजेस्टेरॉन। तो जैसे ही ल्यूटियल फेज़ पे एंटर करेंगे तो फ़ौरन जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, लगभग 5 से 6 मिलीमीटर तक पहुँच जाएगी उसकी थिकनेस, और साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी एनलार्ज हो जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि अगर यहाँ पर जाइगोट पहुँचे तो वो इम्प्लांट हो सके इसके अंदर, वो फिक्स हो सके यूट्रस के अंदर, और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर स्पेशल टिश्यूज़ प्लेसेंटा उसको नरिश कर सके। ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस ने ल्यूटियल फेज़ के द्वारा उसको तैयार कर लेना है। वो उसको लगातार क्या करेगी, वो मेंटेन करेगी अपने एंडोमेट्रियम को, ताकि उसके अंदर इम्प्लांटेशन हो और नरिशमेंट दिया जा सके। अब हम फोर्थ स्टेज पे आते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़। इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म्स जो हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते, और जो एग है वो कहाँ आ जाता है, यूट्रस तक आ जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कि एग जब यहाँ पे पहुँचेगा वो मर चुका होगा, क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन लगभग 2 ही दिन है। तो जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो वो डेड हो चुका है,
अब क्या वो एग किसी काम का है? नहीं। जो यूट्रस ने इतनी तैयारी करी वो अब बेकार है, अब वो किसी काम की नहीं है। अब तो अगले साइकिल में दूसरे एग के लिए दोबारा से प्रिपेयर करना होगा, तो तब तक इस एग को हमें रिलीज़ करना होगा आउट ऑफ द बॉडी। एक चीज़ और ध्यान करना है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन तो रिलीज़ करता ही है, साथ के साथ वो एक इंडिकेशन देता है इस यूट्रस को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस भी प्रोड्यूस करे। तो इसका मतलब ल्यूटियल फेस में म्यूकस भी प्रोड्यूस हो रहा है। वो म्यूकस इसलिए है ताकि जो बेबी है वो कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को अटैच कर सके और जो सर्विक्स है वो क्लोज़ हो जाए। इसका मतलब क्या क्या चीज़ें हैं ल्यूटियल फेस में जो यहाँ पर प्रेजेंट थी? यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट था, यहाँ पर इनर एंडोमेट्रियम जो 5 मिलीमीटर तक की हो चुकी थी वो प्रेजेंट है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ये सब बेकार हो गई क्योंकि एग तो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में ये जो एग है इसको भी बॉडी से बाहर निकालना है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको भी शेड करना है, जो म्यूकस है उसको भी बाहर निकालना है, ब्लड वेसल्स में जो एक्सेस ब्लड है, जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनको भी ब्रेक डाउन करना है। तो ये सब ब्रेक डाउन होती हैं एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फेस। मेंस्ट्रुअल फेस में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं और ये सर्विक्स से होते हुए वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसको हम वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ओव्यूम भी कहते हैं। वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर लॉस्ट ओव्यूम, इसका मतलब अपने ओव्यूम के अपनी बॉडी से रिलीज़ होने पर रोना। ठीक है, हालांकि कभी कभी बोर्ड में इस टर्म पे भी मैंने देखा है क्वेश्चन आया है, इसको एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एग है वो डेड हो चुका है, उसको बॉडी से रिलीज़ कर रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं जो इतना सारा जो ब्लड और जो एंडोमेट्रियम म्यूकस वो सब शेड हो रहा है एज अ वीपिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो चारों फेस हैं, फॉलिकुलर फेस में क्या हुआ, थिक हुई 2 to 3 मिलीमीटर तक। ओव्यूलेटरी फेस में एग रिलीज़ हुआ, यहाँ पर यूट्रस में कोई चेंज नहीं आएगा। ल्यूटियल फेस में एंडोमेट्रियम और थिक होगी, ब्लड वेसल्स और ज़्यादा एनलार्ज होंगे। मेंस्ट्रुअल फेस में एग जो है जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया वो म्यूकस और ब्लड कैपिलरीज के साथ और विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो सब शेड हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस आएंगे यूट्रस में एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हार्मोन्स में क्या बदलाव आता है उसको हम अब इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो मेन हमारा ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और जो रिप्रोडक्टिव एरिया के लिए हार्मोन आगे फर्दर प्रोड्यूस करेगा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा पार्ट है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली पहले तो गोनेडोट्रोफिन मतलब जो गोनेड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स हैं वो दो हैं, FSH और LH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विल स्टिमुलेट और विल रिलीज गोनेडोट्रोफिन, that is called GnRH, and then it will produce further 2 more hormones that are FSH and LH। FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो बेसिकली ओव्यूलेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि हर स्टेजेस में, हर फेस में ये हार्मोन्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले फॉलिकुलर फेस में हमने पढ़ा कि प्राइमरी फॉलिकल इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी और ग्राफिन फॉलिकल। अब यहाँ पर हार्मोन्स में क्या बदलाव आ रहा है? इस समय FSH लगातार फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। आपने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर सिंगल हमारे पास ग्रैनुलोसा की या फॉलिकल सेल्स की सिंगल लेयर होती है, फिर 2 लेयर आती हैं, फिर मल्टीपल लेयर्स हो जाती हैं। इसका मतलब लगातार फॉलिकल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, और ये कौन करा रहा है? FSH करा रहा है। दूसरी तरफ जो LH है, LH हार्मोन जो है वो क्या कर रहा है? इट इज़ प्रोड्यूसिंग
ईस्ट्रोजन, जो LH है वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो LH ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जो आपको मालूम है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और बाकी एग को ग्रो करने में या जो अंदर ओवरीज के चेंजेस, ओवरीज और यूट्रस के अंदर चेंजेस है उसको भी लाएगा। तो अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं कि ये जो फॉलिकुलर फेज में क्या दोनों FSH और LH मिलके क्या कर रहे हैं, ये एंडोमेट्रियम की लेयर को थिक कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, डिवीजन करवा रहे हैं। साथ के साथ ये जो उसके अंदर जो यूट्रस के अंदर ग्लैंड है, यूट्राइन ग्लैंड, उनको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो फॉलिकुलर फेज में एक तरफ तो फॉलिकल ग्रो कर रहा है, साथ के साथ यूट्रस भी तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉलिकुलर फेज में FSH और LH लगातार क्या कर रहे हैं, फॉलिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उधर जो उसकी लेयर है उसको बढ़ा रहे हैं एंडोमेट्रियम की, और साथ के साथ ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है कि फॉलिकुलर फेज में प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एट अ वेरी स्टेडी स्पेस, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं, जैसे कि ईस्ट्रोजन का लेवल राइज हो रहा है ऐसे नहीं, लेकिन प्रोगेस्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फेज है हमारी जो है ओव्यूलेटरी फेज। इस समय क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। इस समय धीरे धीरे ग्रो करते करते जो FSH है और LH है वो पीक लेवल पे पहुंच गए, इसका मतलब बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अब LH जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो LH बड़ा होकर क्या करेगा, वो रप्चर कर देगा ग्राफिन फॉलिक्यूल को और उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि LH ही है जो बेसिकली ओव्यूलेशन क्रिएट करेगा। तो ये कितनी बार हमारे से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट कॉजेज ओव्यूलेशन, दैट इज LH, ठीक है। तो इसमें आपको ओव्यूलेशन में, ओव्यूलेशन तो हो ही रहा है, कौन कर रहा है, बेसिकली LH कर रहा है, और इस समय FSH और LH दोनों के दोनों किस पे होते हैं, पीक पे होते हैं। इसका मतलब इस समय प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल और ईस्ट्रोजन का लेवल दोनों ही हाई होता है। उसके बाद थर्ड आ गई ल्यूटियल फेस। ल्यूटियल फेस में आपको मालूम है कि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर LH जो है वो डेवलप करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन है वही प्रोड्यूस करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन को। ये जो प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन है इसका काम ही है प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करना। तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा यूट्रस को कि यूट्राइन ग्लैंड्स ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करें, अंदर की लाइन को थिकन करें एंडोमेट्रियम की। तो प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन जो है ये बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखने के लिए एंडोमेट्रियम को, और ताकि उसमें इम्प्लांटेशन हो सके। तो ल्यूटियल फेस किस चीज़ से आपको ध्यान रखनी है, इस समय कहीं ना कहीं जो हमारा ईस्ट्रोजन का लेवल है वो तो अब डाउन हो गया है, वो डाउन होने लग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है, मैंने इससे पहले आपको बताया है कि जब FSH का लेवल बहुत बढ़ जाता है जिससे कि ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है, तो ईस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू पहुंचकर खुद ही इनहिबिट करती है, ताकि हाइपोथैलेमस कमांड करे कि अब वो कम ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे। तो इसका मतलब ईस्ट्रोजन का लेवल अब धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल अब बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आया फोर्थ फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस केस में क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट का मतलब अब प्रोगेस्ट्रॉन भी वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। जब प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल नीचे जाएगा तो जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रख रहा था प्रोगेस्ट्रॉन, जब प्रोगेस्ट्रॉन ही नहीं रहा तो एंडोमेट्रियम भी मेंटेन नहीं रह पाएगी और वो शेड हो जाएगी। इसी शेडिंग को हम क्या कहते हैं, हम इसी जो शेडिंग है इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या फिर मेंसेस कहते हैं, या पीरियड्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल फेज है उस समय क्या हो रहा है, प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल बहुत ही लोअर हो जाएगा, ताकि जो एंडोमेट्रियम है वो शेड हो सके। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड हैं आपको ध्यान रखने हैं। मेंस्ट्रुअल फेज इज कॉज्ड बाय रिडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन। अभी हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल फेज जो आएगा, जो ब्लीडिंग होगी वो तब होगी जब ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन दोनों का लेवल लो होगा। फॉलिकुलर फेज इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। जब फॉलिकुलर फेस होगी, FSH होंगे, FSH में क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, उस समय फॉलिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और फॉलिकल क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉलिकुलर फेस के टाइम पे ईस्ट्रोजन का लेवल तेज़ी से बढ़ता जाएगा। LH सर्ज, सर्ज का मतलब ही है जब LH हाईएस्ट पीक पे होगा। जब LH हाईएस्ट पीक पे होगा तो वो क्या करेगा, वो ओव्यूलेशन करवाएगा। तो LH सर्ज या राइज ही बेसिकली कारण है ओव्यूलेशन का। और जो फोर्थ पॉइंट है ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेस, ये कब होगा, इज कॉज बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेस्ट्रॉन। जब प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल ज़्यादा होगा, किस समय ज़्यादा होगा, जब ल्यूटियल फेस होगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोगेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो जो फोर्थ फेज़ है, जो हमारा ल्यूटियल फेज़ है, उसमें क्या होगा, प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल हाई होगा। उधर ओवरी में क्या, उधर यूट्रस में क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लेयर थिकन होगी। साथ के साथ क्या होगा, उसमें म्यूकस भी प्रोड्यूस होगा, ब्लड वेसल्स भी एनलार्ज होंगी। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और साथ के साथ आपको इसमें एक एक डिटेल में मैंने बताया कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर, हार्मोन्स के अंदर। तो ये सारा आपका डिटेल कवर करता है मेंसेस का या मेंस्ट्रुअल साइकिल का। आपको ध्यान रखना है कि ये बोर्ड का टॉपिक है, आपको इसे रिवाइज करना है, इसके डायग्राम्स को भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। थैंक यू।